वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों, हम 2021 के 9 तारीख वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और मैं बात कर रहा हूं अब सैंपल पेपर 5 में जो पार्ट था हमारा, पार्ट नंबर 3 है ना, 2021 वाला एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स वहां भी काम आने वाला है, क्योंकि 2022 में जो है एमसीक्यू का पार्ट है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इट इज पार्ट ऑफ एमसीक्यू। तो सैंपल पेपर 5 में चल रहे हैं। तो 9 सितंबर के एग्जाम के लिए तो रिलेवेंट है ही सही, मोस्ट रिलेवेंट, और उसके बाद वाले एग्जाम्स के लिए भी ये यूजफुल है, क्योंकि वहां पर भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस तो आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 2 सवाल हैं इसमें, तो 15 और 16, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जो बेस्ड है केस स्टडी पर। MCQ है बच्चों। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज ए पैच, एज ए पाथ लिखा है, एज ए पाथ, स्ट्रेट और कर्व। यहां मैं समझा दूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अगर आपके पास समय कम पड़ रहा है तो कई बार आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको छोड़ के डायरेक्ट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका ओके है, नॉलेज है आपको, आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। तो अगर मैं इसको स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे जाऊं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानता हूं। तो पहला सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? एसिमेट्रिक होता है, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, नन ऑफ द अबव। तो अगर एक सिंगल चार्ज कहीं पर है तो उससे जाने वाली लाइंस पॉजिटिव तो बाहर निकलेंगी, नेगेटिव तो अंदर आएंगे। वो सिमेट्रिकली जाती हैं या सिमेट्रिकली आती हैं, आपको पता है। डाइपोल होता है तो एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। तो जवाब गलत है, एसिमेट्रिक तो नहीं है, यू नो वेरी वेल। स्फेरिकली सिमेट्रिक हमें दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ओके, आंसर अभी यहाँ पर नहीं है, अभी आ जाएगा। सारे पार्ट का हम देख लेंगे एक साथ। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक फर्स्ट का। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो न्यूटन पर कूलम होती है, न्यूटन पर कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर लिखी हुई हो तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। तो सी, बी, देन ओके, इनके आंसर यहाँ पे आ गए। स्फेरिकल सिमेट्रिक, न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर आंसर्स 15 क्वेश्चन के। देन थर्ड, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से गलत कथन को आपको छांटना है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। गौर कीजिए वर्ड पे। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो तो क्लोज लूप बनाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड होता है क्लोज लूप बनाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है? नेचर में नॉन कंजर्वेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है और क्लोज लूप नहीं बनाता है। ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। ऐसा है क्या? जहां कहीं रास्ते में चार्ज आ जाएगा वहां तो ब्रेक आ जाएगा, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है तो नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो हो भी सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनबिल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आप जानते हैं छोटी क्लास से ही। दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर की सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये तो सही है, ठीक है, तो ये सही है। अब कंफ्यूजन क्या हो जाता है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। तो ए सही है, डी सही है, और ये, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो कंटिन्यूअस कर्व्स हो भी सकती हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस लूप हो सकती हैं।
तो इसमें दोनों संभावनाएं थी बच्चों, दोनों संभावनाएं थी, तो ये जो है सही हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यही आंसर बनेगा। यानी आपको वहां टिक किसको करके आना है, सी को, रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, तो आप टिक करेंगे सी को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहले कंपटीशन में आया था, फिर बोर्ड में। मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, व्हिच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक लाइंस, कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? नॉर्मली जाती है, नॉर्मली एग्जिट करती है, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें कुछ एंगल बनेगा। अच्छा, कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कि इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लाइन इसके अंदर जा नहीं सकती, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नॉर्मली जाती है, ये 90 डिग्री पर जा रही, अगर इसके पाथ को मैं आगे बढ़ाऊं, रेडियल पाथ है, तो 90 डिग्री पर एंटर कर रही है, 90 डिग्री पर एग्जिट कर रही है और अंदर नहीं है। सो विच वन इज करेक्ट? डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज पाथ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। 5 आएंगे बच्चों इसमें, और 5 में से आपको कोई से 4 करने होते हैं। पिक द ट्रू स्टेटमेंट्स अबव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सही कथन चुनना है आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ चार्ज, जा रही हैं या आ रही हैं उससे पता चल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फील्ड स्ट्रेंथ, अगर उनका घनापन, डेंसिटी ज्यादा है किसी रीजन में, तो फील्ड स्ट्रेंथ बताएंगे या नहीं? आप समझ गए सही जवाब क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स, ये आप जानते हैं अच्छे से। आल्सो रेजिस्टिविटी, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर of unit cross sectional area and unit length, definition आपको दे दिया पे। A characteristic property of each material, resistivity is useful in comparing various materials on the basis of their ability to conduct electric current. Quite okay. सर्किट आप देख रहे हैं, दो यहाँ पर सर्किट हैं, ये बैटरी है जैसे ड्यूरासेल होता है वैसे, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक बल्ब है। ये बल्ब जल रहा है ज्यादा रोशनी के साथ, ये बल्ब कम रोशनी के साथ जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख रहे सीरीज में जोड़कर बढ़ा दिए गए हैं। तो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसको डायग्राम, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। क्वेश्चन पे आते हैं। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेजिस्टिविटी निर्भर नहीं करती किस पर? नेचर ऑफ मटेरियल पर करती है, टेम्परेचर पर करती है, डायमेंशन ऑफ मटेरियल पर नहीं करती। सो फॉर्मूला अगर आपको याद है, रॉ, ये होता है RA/L, तो काम बन गया या काम अटक गया? ध्यान से सोचें, इस फॉर्मूले से जाएंगे रेजिस्टिविटी के लिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां तो दिख रहा है एरिया और लेंथ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस फॉर्मूले से आप रेजिस्टिविटी का वेरिएशन नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज जब एरिया चेंज होता है लेंथ भी चेंज हो सकती है, लेंथ चेंज हो रही है एरिया भी चेंज हो सकता है, अगर उसको खींच कर या पिघलाकर फिर वापस से बनाया गया। और रेजिस्टेंस भी एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ ये वेरिएबल हो जाने की वजह से आप इस फॉर्मूले से जज नहीं कर पाएंगे। तो कौन से फॉर्मूले से जज करना है आपको? फिर m/ne² टॉप। रेजिस्टेंस का याद है तो वहां रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये रेजिस्टिविटी का हो गया, ये m है इलेक्ट्रॉन का मास, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यूनिट वॉल्यूम में, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है टॉ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो खाली एक फैक्टर आया टॉ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये दो फैक्टर है। प्रेशर पर भी डिपेंड कर सकता है, जिसको हम 12th लेवल पे डिस्कस नहीं करते। प्रेशर पर कैसे? स्ट्रेस अगर चेंज हो गया, स्ट्रेस लगा दिया आपने मटेरियल पर, तो अंदर जो क्रिस्टल लेवल पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाएंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट आ जाएंगे, उसकी वजह से मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होगा इलेक्ट्रॉन का, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा।
तो करेक्ट आंसर इज डायमेंशन ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट, एज कंपेयर टू शॉर्ट वायर्स लॉन्ग वायर्स हैव. छोटे तार की तुलना में जो लंबे तार होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ऑब्वियसली कंपेयर टू शॉर्ट वायर्स लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस. मटेरियल से मतलब ज्यादा, ये आप जानते हैं अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू थिन वायर्स थिक वायर्स. पतले तार की तुलना में मोटे तार का रेजिस्टेंस, मोटा तार जितना मोटा, कैसे पता चला? फॉर्मूले से. R इक्वल टू मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और मोटा तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम. फॉर्मूले के बेसिस पे हमें पता चला. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन. किस पर डिपेंड कर रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ करता है. लेंथ ऑफ वायर, हाँ करता है. वायर का नेचर यानी रेजिस्टिविटी करता है. यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दी अबव. इन सभी पर करता है. नेक्स्ट, कॉपर वायर हैविंग द सेम साइज एज स्टील वायर हैव. कॉपर और स्टील दोनों का साइज सेम है, ठीक है. उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? तो आपको पता है घर में हम कौन से वायरिंग के लिए कौन सा मेटल यूज करते हैं? कॉपर या स्टील. स्टील तो सस्ता पड़ता है कॉपर से, कॉपर बहुत महंगा है, और अभी देख रहे हैं एल्यूमिनियम की कीमत भी बढ़ती जा रही. सो बच्चों, करेक्ट आंसर इज कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए हम उसको प्रेफर करते हैं हाउस होल्ड वायरिंग में. तो यहाँ मोर रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? वापस से चेक करते हैं स्टेटमेंट को. कॉपर वायर हैविंग सेम साइज एज स्टील वायर. कॉपर वायर जिसका साइज स्टील वायर के बराबर है, उसका रेजिस्टेंस हैव, उसका रेजिस्टेंस बच्चों कम है. करेक्ट ऑप्शन इज लेस रेजिस्टेंस. दिस इज रॉन्ग. ये जो आंसर इसमें छपा हुआ है उस पेपर में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का है, ये आंसर गलत है. कॉपर वायर हैविंग द सेम साइज एज स्टील वायर हैव. तो कॉपर वायर के लिए पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे लेस रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस कम होगा. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.